माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है रैंक ओनली स्टडी में। मेरा नाम है बलविंदर सिंह। आज हम देखेंगे हमारा अगला चैप्टर जो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखेंगे किस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण होता है और कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत में बनती है। आप सभी को पता होगा कि जब लंबे समय की गुलामी के बाद जब भारत 1947 में आज़ाद होता है, उससे पहले ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है जो है इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। उसमें स्पष्ट रूप से ये प्रोविजन किया जाता है कि जब तक भारत अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेता तब तक भारत का प्रशासन 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी था कि भारत अपना खुद का संविधान बनाए और खुद का संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करे, राइट। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, उसके आधार पे आगे फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होता है। 1946 से पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भारतीय लोगों के द्वारा निरंतर डिमांड की जा रही थी। 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उससे भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद होती है भारतीय लोगों को कि भारत में एक जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना होगी। परंतु जब इस एक्ट के माध्यम से भारतीय लोगों को कुछ नहीं मिल पाता, उसे निराश होकर महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में यह स्लोगन दिया जाता है कि भारत का जो प्रशासन होगा वो भारतीय लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके द्वारा किया जाएगा। तो इसी को आगे जाके फिर जो स्वराज पार्टी बनती है 1923 में, उसके द्वारा भी सेल्फ रूल के लिए डिमांड किया जाता है। तो पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें यही देखने को मिलता है महात्मा गांधी जी द्वारा पहले ये बात की जाती है, उसके बाद फिर स्वराज पार्टी के द्वारा भी यही बात दोहराई जाती है। उसके बाद फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है, जिसका कि हमें तीव्र विरोध देखने को मिलता है क्योंकि उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता। और उस समय जो भारत के स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे इंग्लैंड में, ब्रिकनहेड, उनके द्वारा ये चैलेंज दिया जाता है भारतीय लोगों को कि भारतीय लोग अपना खुद का संविधान बनाने के लिए कैपेबल नहीं है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और पंडित मोतीलाल नेहरू जी को वहां पे ये कार्य सौंपा जाता है कि आप भारत के संविधान बनाने के लिए एक मसौदा तैयार कीजिए, एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। 1928 में फिर आगे जाके नेहरू रिपोर्ट आती है और जिसको कि जो ब्रिटिश इंडिया थी और जो मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फिलहाल ये पहले बार था कि जब भारत के संविधान को बनाने के लिए कदम उठाया गया हो, राइट। तो 1928 के बाद फिर हम देखेंगे कि लाहौर सेशन होता है 1929 में। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड कर दी जाती है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। उनके द्वारा पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड की जाती है और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उन्होंने इनविटेशन दिया, अब उन्होंने आह्वान किया भारत के लोगों को, राइट। और सारे भारत में उस समय 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद क्या होता है कि आगे जाके फिर ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती हैं लंदन में और उनके आधार पर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाता है 1933 में। 1933 में जो ये व्हाइट पेपर जारी किया जाता है उसमें ये उन्होंने कहा कि भारत का जो प्रशासन होगा वो आगे किस प्रकार चलेगा, परंतु भारतीय लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते और वो कहते हैं कि इस व्हाइट पेपर की जगह उनको एक संविधान चाहिए। तो संविधान चाहिए, तो इसके आधार पर ही फिर आगे जाके 1934 में एम.एन. रॉय जी के द्वारा जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे, उनके द्वारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कहा जाता है। तो पहले बार उनके द्वारा जब डिमांड की जाती है, उसके बाद फिर क्या होता है कि 1935 में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी। जब कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड की जाती है तो कांग्रेस पार्टी भी उसी तर्ज पे फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए सेम डिमांड कर देती है और ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण
जो भारत के लोग हैं उनके द्वारा किया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, राइट। और इसके बाद फिर क्या होता है कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी होती है वो भारतीयों की जो डिमांड है उसको किसी प्रकार से भी संज्ञान में नहीं लेती और उसको निरंतर दरकिनार करती चलती है, उसको इग्नोर करती चलती है। परंतु आगे जाके क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि ब्रिटिश अथॉरिटी को खुद भारतीयों के साथ बात करनी पड़ती है। क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1939 में। ब्रिटिश अथॉरिटी को जो उसकी साम्राज्यवाद था भारत में कायम हो रखा था, जो उसको खतरा पड़ जाता है जापान से। जापान उस समय बे ऑफ बंगाल तक आ जाता है और ब्रिटिश अथॉरिटी को अब ये लगने लग जाता है कि कहीं जापान भारत पे कब्जा ना कर ले और भारत पे अटैक ना कर दे और उनकी जो साम्राज्यवाद उनका जो कायम हो रखा है उसके एम्पायर को यहाँ से खत्म ना कर दे। इस प्रकार का उनको संकट उनको सताने लग जाता है और भारतीयों से उनको अब हेल्प चाहिए थी, क्योंकि जो सैनिक थे युद्ध के लिए, जो सैनिक थे वो भारतीय लोग ही उनको चाहिए थे और भारतीय लोगों के द्वारा ही वहां पे जो सैनिक की सप्लाई थी वो की जानी थी। तो भारतीयों के साथ एक एग्रीमेंट करने के लिए अगस्त ऑफर आता है 8 अगस्त 1940 को। 1940 को एक अगस्त ऑफर आता है। उसमें इस ऑफर में क्या कहा जाता है, लॉर्ड लिन्लिथ द्वारा, जो उस समय भारत के वायसराय थे, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाएगी, भारत जो आगे जाके भारत का संविधान का निर्माण करेगी। परंतु उससे पहले ये जरूरी है कि जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान के मुद्दे के संबंध में एक एग्रीमेंट कर लें। इस प्रकार की बात अगस्त ऑफर में हमें देखने को मिलती है। भारतीय लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके बाद फिर आगे जाके क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन भी मेनली अगस्त ऑफर में ही उसी की जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, जो प्रोविजन किए थे, उसी के आधार पे कैबिनेट मिशन भी सेम बात करता है। और क्रिप्स मिशन ये कहता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भारत को एक संघ बनाया जाएगा जिसमें कि देसी रियासतें और जो ब्रिटिश इंडिया है उसको शामिल किया जाएगा और जो प्रिंसली स्टेट होंगी वो यदि वो संघ में शामिल नहीं होना चाहेंगी तो उनको अलग होने का, सेपरेट होने का राइट भी दिया जाएगा और वो खुद का संविधान भी अपना बना सकेंगी। तो कांग्रेस के द्वारा जो डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है उसके संबंध में और जो प्रिंसली स्टेट को सेपरेट होने के लिए कहा जाता है उसके संबंध में क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। क्योंकि भारतीय अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे और भारत को एक यूनियन बनाना चाहते थे जिसमें कि जो प्रिंसली स्टेट थी उनको भी शामिल किया वो चाहते थे और वो सेपरेट पाकिस्तान भी नहीं चाहते थे, राइट। उसके बाद क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 1946 में 3 मेंबर की एक कमेटी बनती है, जो एक मेंबर जिसमें मुख्य रूप से हमें देखने को होता है एबी एग्जलैंडर और पेंथिक लॉरेंस। इसके अलावा स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके मेंबर बन के आते हैं कैबिनेट मिशन के 1946 में। और कैबिनेट मिशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसके कितने मेंबर होंगे, उसके संबंध में जो रिकमेंडेशन दी जाती है उसी के संबंध में फिर भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, राइट। तो जुलाई 1946 में इलेक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें कि मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे बहुमत मिलता है। जो कैबिनेट मिशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है उसमें उन्होंने टोटल 389 मेंबर कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389 मेंबर होंगे और जिसमें से कि 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से और
93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से अपॉइंट किए जाएंगे। मेनली जो 93 मेंबर थे ये नॉमिनेट किए जाते हैं वहां के जो देसी रियासतें थे, उनके जो राजा थे उनके द्वारा 93 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। और 296 जो मेंबर थे इनके लिए इंटरैक्ट इलेक्शन हुआ था। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उसके जो मेंबर थे उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुना जाता है सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम के आधार पे, राइट। और इसमें से 4 मेंबर, जो ये 296 मेंबर हैं, इसमें से 4 मेंबर चीफ कमिश्नर के जो क्षेत्र हुआ करते थे वहां से उनको लिया जाता है, राइट। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसके टोटल मेंबर और इसकी इलेक्शन के बारे में देखने के बाद फिर क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग होती है, मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बॉयकॉट कर दिया जाता है क्योंकि रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे स्पष्ट बहुमत मिलता है। टोटल में से जो 210 सीटें थी जो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई थी, और बाकी सीटें जिसमें से हम देखेंगे कि 78 सीट्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और 4 सीटें सिख कम्युनिटी के लिए रखी गई थी, क्योंकि इसमें यह प्रोविजन किया गया था कि सीटों को पहले तो क्षेत्र वाइज डिवाइड किया जाएगा, जिस क्षेत्र की जितनी आबादी होगी उसको उतनी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र को जो कम्युनिटीज थी मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक तो जनरल सीट्स आपको देखने को मिलेगी, एक देखेंगे आपको मिलेगी मुस्लिम सीट, और एक आपको देखने को मिलेगी सिख सीट। सिख के लिए जो सीट रिजर्व थी वहां से सिख जो कम्युनिटी थी उसके द्वारा ही, मेंबर्स के द्वारा ही उनको वोटिंग में पार्टिसिपेट करना था। और जो मुस्लिम जो 78 सीट थी वहां से मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके द्वारा ही इलेक्ट किया जाना था। और जो जनरल कैटेगरी में जहां 210 सीट थी वहां से मुस्लिम और जो सिख कम्युनिटी थी उनको छोड़ के जो 210 सीट थी वहां से अन्य जो जाति थी, जो अन्य पॉपुलेशन थी उसके द्वारा 210 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाना था, राइट। तो इलेक्शन में क्या होता है कि जो 210 सीट जनरल कैटेगरी के लिए रखी जाती है वहां से 199 सीटें कांग्रेस को, वहां से उनको बहुमत मिल जाता है। 199 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, और 78 सीटें जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रखी जाती हैं वहां से वो 73 सीट मुस्लिम लीग को मिलती हैं, और जो 4 सीटें थी ये 4 सीटें सिख कम्युनिटी के मेंबर्स वहां से इलेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो इसके बाद क्या होता है कि जब इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जब कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद फिर मुस्लिम जो लीग होती है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका बॉयकॉट कर देती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को 1946 को जो पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें मुस्लिम लीग और जो देसी रियासतों के मेंबर थे वो प्रेजेंट नहीं होते। प्रिंसली स्टेट को ये था कि अब उनकी जो सत्ता थी वो उनके हाथ से चले जाएगी, क्योंकि भारत को एक यूनियन बनाने के लिए कहा जाता है। तो इस कारण जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी फर्स्ट मीटिंग उसमें शामिल नहीं होते, और जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिम लीग के मेंबर भी उसमें शामिल नहीं होते, राइट। तो इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जब मुस्लिम लीग को ये पता चल जाता है कि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, वो इसका बायकॉट कर देते हैं, वो अब डायरेक्ट एक्शन पे आ जाते हैं, और वो चाहते हैं कि एक ऐसी कार्रवाई की जाए जिसमें कि पाकिस्तान के लिए उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। और इसके साथ फिर देश में दंगे फसाद होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उनके द्वारा प्रधानमंत्री एटली थे, उनके द्वारा ऐलान किया जाता है कि 3 जून 1948 से पहले भारत में ब्रिटिश
जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ 3 जून 1947 में वो माउंटबेटन को यहाँ पे भारत का वॉइसराय बना के भेजते हैं और फिर माउंटबेटन यहाँ पे माउंटबेटन प्लान अपना पेश करते हैं। और वो जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी उनके साथ जो और अन्य दल थे उनके साथ बातचीत करके इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि भारत की जो समस्या है उसको हल करने का एक ही ऑप्शन है, भारत का पार्टीशन, भारत को डिवाइड कर दिया जाए। तो इसके आधार पे ही पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन बनता है माउंटबेटन प्लान के आधार पे ही। उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट आता है जिसमें ये प्रोविजन किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन बना दिया जाएगा जिनके अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे और दोनों नेशन अपने अपने दोनों डोमिनियन अपने अपने देश के लिए सेपरेट संविधान बनाएंगे। राइट, इस प्रकार का प्रोविजन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में हमें देखने को मिलता है। राइट, तो इस प्रकार क्या होता है कि सेपरेट पाकिस्तान बनने का वहां से जो रास्ता था वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1940 को फर्स्ट मीटिंग होती है जिसमें कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को पहले प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया जाता है। जो कि वरिष्ठ मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। उनके द्वारा ही मेंबर को वहां पे जो शब्द वगैरह उन्हीं के द्वारा ही दिलाई जाती है। राइट, ऑथ का जो सेरेमनी होती है वो जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे उनके द्वारा ही दिलाई जाती है। उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट मीटिंग के बाद पाकिस्तान भी सेपरेट हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि सेकंड मीटिंग होती है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सेकंड मीटिंग हमें देखने को मिलती है 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग होती है जिसमें कि परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को 2 दिन के गैप के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उनके द्वारा ही इसको ड्राफ्ट किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और उसके बीच जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसके आधार पे ही फिर आगे जाके भारत का प्रियम्बल बनता है जिसमें हमें भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य इस प्रकार के वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं कि भारत एक ऐसा नेशन होगा। तो साथ ही साथ फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी थी उसी का ही दबदबा था, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें अलग अलग वर्गों को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व मिली थी। इसमें एंग्लो इंडियन भी शामिल थे, इसमें पारसी कम्युनिटी से मेंबर भी शामिल थे, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। राइट, तो इसके अलावा फिर आगे जाके क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बहुत सारी कमेटीज बनाई जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसके बाद क्या होता है कि जब भारत और पाकिस्तान जो सेपरेट नेशन बन जाते हैं तो जो अन्य प्रिंसली स्टेट्स थी वो अब इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर देती हैं। जो मेंबर्स थे लगभग 90 मेंबर पाकिस्तान में चले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद फिर जो इसके मेंबर्स की जो संख्या पहले 399 हुआ करती थी वो अब 299 रह जाती है। राइट, जिसमें से कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसके लिए 229 सीटें और जो प्रिंसली स्टेट थी उसके लिए 70 सीटें रह जाती हैं। राइट, प्रिंसली स्टेट के लिए 70 और जो ब्रिटिश इंडिया थी उसके लिए 229 सीटें रहती हैं क्योंकि 90 मेंबर पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके होते हैं। राइट, उसके बाद क्या होता है कि 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को भारत का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है 22 जुलाई 1947 को, जिसमें 3 हमें रंग देखने को मिलते हैं, केसरी, सफेद, हरा, और साथ में उसमें उसके साथ ही हमें उसमें विचकार में एक नीले कलर से अशोक चक्र हमें उसमें देखने को मिलता है। राइट, उसके बाद क्या होता है कि आप देखोगे कि पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होती है उस समय। इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न बन जाती है। उसको ये राइट होता है कि
वो भारत के लिए किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, और उसको ये भी राइट होता है कि वो अपने 2/3 अपने बहुमत के आधार पे वो अपने आप को खुद को भी भंग कर सकती थी। इस प्रकार की पावर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दी जाती हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी जो कमेटीज बनाई गई थी, जो वेरियस कमेटीज बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनकी रिपोर्ट के आधार पे उनकी रिपोर्ट को सभी को कलेक्ट करके फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसका उसका जो फॉर्मेशन होता है वो 29 अगस्त 1947 को होता है, और जो अन्य कमेटीज बनाई गई थी उनकी रिपोर्ट्स के आधार पे फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। और ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है भारत के संविधान को लेके 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट जारी की जाती है ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, राइट। फिर इस पे 4 नवंबर 1940 तक लगभग 8 महीने तक इसके ऊपर डिबेट चलती है, और वरियस न्यूज़पेपर रसालों के माध्यम से लोगों से उनके विचार पूछे जाते हैं। और उसके साथ ही साथ 4 नवंबर 1948 को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग बुला के उस पर विचार विमर्श किया जाता है, और उसकी फर्स्ट रीडिंग की जाती है जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। उसके बाद सेकंड रीडिंग होती है 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक, राइट। उसमें लगभग 7635 रिकमेंडेशन दी जाती हैं, जिसमें से 2473 को एक्सेप्ट किया जाता है। इतनी रिकमेंडेशन के बाद फिर इस पे थर्ड रीडिंग होती है 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक इस पे थर्ड रीडिंग चलती है। और इसके साथ ही साथ फिर लास्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतंत्री प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार भारत का संविधान तैयार होता है और भारत एक रिपब्लिक नेशन बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझा गया है, और मिलते हैं फिर हमारे अगले लेसन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।